हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद। उत्तर है, वैसे तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं, परंतु मेरे अनुसार सहदायाद अपेक्षाकृत अधिक सही तरीका था, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित था। प्रश्न 1, औरंगजेब के शासनकाल में 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या के बढ़ने का क्या यह अर्थ हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया है। उत्तर है हाँ। औरंगजेब के शासनकाल में 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या बढ़ने का अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्च अधिक बढ़ गया। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कल्पना कीजिए। प्रश्न 1, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। उत्तर है, यदि मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है तो मैं उसे समृद्ध व स्थायी बनाने के लिए निम्न कार्य करूंगा। मैं एक सलाहकार परिषद यानी कि मंत्रिमंडल बनाऊंगा, जिसमें ईमानदार, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों को शामिल करूंगा। महत्वपूर्ण पदों पर इस सलाहकार परिषद से सलाह लेकर के ही मैं जनता के पक्ष में उचित निर्णय लूंगा। फिर है कि मैं राज्य में निवास करने वाले जनता की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। राज्य के लिए राजस्व संग्रह, धन तथा अन्य संपत्तियों के रख रखाव की जिम्मेदारी सलाहकार परिषद यानी कि मंत्रिमंडल को दूंगा। फिर से याद करें, प्रश्न 1, सही जोड़े बनाएं, यानी कि यहाँ पर दाईं तरफ और बाईं तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें आपस में सही मेल करके इनके जोड़े बनाने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो पहला है मनसब। तो मनसब क्या होता था? पद। फिर है मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत, ये कहाँ पे है? मेवाड़ में। फिर है राठौड़ राजपूत, यह है मारवाड़ में। और नूरजहां, जहांगीर। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें बीच में रिक्त स्थान खाली हैं। इनमें हमें उपयुक्त रिक्त स्थानों को भर के इन्हें पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में कहता है कि दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और रिक्त स्थान में क्या आएगा? बीजापुर और गोलकुंडा थी। ख है कि यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सैन्य उत्तरदायित्व। ग है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह ए कुल ये रिक्त स्थान में आएगा के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। प्रश्न 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? उत्तर है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत गुजरात और मध्य प्रदेश थे। प्रश्न 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? उत्तर है, मनसबदार और जागीर में संबंध नंबर 1, मनसबदार में सरदारी पद और उत्तरदायित्व निहित था। नंबर 2, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। नंबर 3, मनसबदार को अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न उन पर प्रशासन करते थे। नंबर 4, यह राजस्व जागीर से उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे।
आइए समझें। प्रश्न 5, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? उत्तर है, मुगल प्रशासन में निम्न प्रकार के लोग जमींदार कहलाते थे और उनकी भूमिका निम्न प्रकार थी। नंबर 1, वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांवों के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। नंबर 2, जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। नंबर 3, ये जमींदार एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। प्रश्न 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थीं? उत्तर है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नंबर 1, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच में विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। नंबर 2, इन धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं के अनुभव अकबर की सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। नंबर 3, अकबर ने सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन नीति को कार्यान्वित किया। शासन के इस सिद्धांत को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। प्रश्न 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? उत्तर है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर निम्न कारणों की वजह से बल दिया। नंबर 1, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। वे माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। नंबर 2, मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतिद्वंदियों उज्बेकों से भी संबंधित थीं। नंबर 3, मुगल तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे क्योंकि वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आइए विचार करें। प्रश्न 8, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? उत्तर है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि नंबर 1, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। नंबर 2, मनसबदारों, अन्य सरकारी पदाधिकारियों, कलाकारों, मजदूरों व राज्य के अन्य खर्चों की पूर्ति भू राजस्व पर ही निर्भर थी। नंबर 3, समस्त प्रशासनिक कार्य भी भू राजस्व के द्वारा ही पूरे किए जाते थे। प्रश्न 9, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्तियां क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर है, मुगलों के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि नंबर 1, मुगल नहीं चाहते थे कि तुरानी और ईरानी साथ में आएं और बादशाह के खिलाफ विद्रोह करें। नंबर 2, मुगल इस उपमहाद्वीप में योद्धा वर्ग के लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें मनसबदारी व्यवस्था में लाना चाहते थे। इसलिए मुगलों ने तुरानी व ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों जैसे राजपूत, सिख, मराठा, अफगान एवं भारतीय मुसलमान आदि को मनसबदार नियुक्त किया। नंबर 3, विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति से मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। प्रश्न 10, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? उत्तर है नहीं, यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है क्योंकि
नंबर 1, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है जिसके अंतर्गत सभी नागरिक समान हैं। नंबर 2, भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों एवं पंथों के अनुयायी भारत को विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। नंबर 3, हमारा एक संविधान है जो हमारे अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताता है और वर्तमान में हम एक राष्ट्र हैं। नंबर 4, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। इससे भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सुदृढ़ हुई है। नंबर 5, भारत में सभी नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वंश के हों समान हैं। प्रश्न 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? उत्तर है कृषकों का तुलनात्मक महत्व। मुगल साम्राज्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थे, परंतु आज हमारी अर्थव्यवस्था में यद्यपि कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि यह धीरे धीरे औद्योगिक स्वरूप प्राप्त कर रही है। इससे कृषकों का महत्व मुगल साम्राज्य की तुलना में कम हुआ है। अमीर और गरीब के मध्य में अंतर। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच की आय का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ गया है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के 61.5% का उपयोग करते थे, जबकि वर्तमान में भारत में 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपयोग करते हैं। आइए करके देखें। प्रश्न 12, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिस नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा था। उत्तर है हाँ, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा था। जैसे नंबर 1, मुगल साम्राज्य ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में कई महान स्मारक बनवाए थे, जैसे आगरा में ताजमहल। नंबर 2, दिल्ली, आगरा, जयपुर, लाहौर, शेखपुरा और ढाका जैसे शहरों में मुगल काल के दौरान बने भव्य महल, कब्रें, मीनारें और किले देखे जा सकते हैं। नंबर 3, मुगल साम्राज्य ने भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया की कलात्मक, बौद्धिक और साहित्यिक परंपराओं का एक साथ में मिलाया। नंबर 4, मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप की हिंदू और मुस्लिम परंपराओं, संस्कृति और शैली पर काफ़ी असर डाला। मुगल साम्राज्य ने पूरे भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित किया था। नंबर 5, मुगल साम्राज्य के राजाओं ने कई नई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटनाओं की शुरुआत की। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।